बाहर के ही स्टूडेंट्स मतलब लड़के थे, बिकॉज मैंने उनको कभी कॉलेज में नहीं देखा। इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे संरक्षण देने की बात जो होती है, इससे बचना चाहिए। नमस्कार, दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। क्या जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली उत्सव मनाना गुनाह है क्या? सवाल ये कि क्या जामिया में दिवाली उत्सव का दुश्मन कौन? दिवाली उत्सव के दौरान भड़काऊ नारेबाजी करने वाले कट्टर और नफरती मानसिकता वाले कौन लोग हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जामिया वाले मामले के सामने आने के बाद। दरअसल दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी में कल दिवाली उत्सव का कार्यक्रम था। बड़ा खुशी का माहौल था, लेकिन कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। दिवाली सेलिब्रेशन के दौरान छात्रों के दो गुट आपस में भड़ गए। कार्यक्रम के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई तो भड़काऊ नारेबाजी तक की गई। किसी ने तो जय फिलिस्तीन के नारे लगा दिए। एबीवीपी का आरोप है कि इस दौरान उनके साथ मारपीट हुई है। दो पक्षों के बीच बवाल की तस्वीरें भी सामने। विरोध में धार्मिक नारेबाजी के साथ साथ फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं और ये तस्वीरें बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है। सवाल ये है कि क्या ये एजेंडे के तहत ये मारपीट हुई है या अकस्मात स्थिति ऐसी बनी कि वहां पर छात्र गुट आपस में भिड़ गए। इधर दिवाली उत्सव के दौरान नफरती मानसिकता वाले लोगों ने अल्लाहू अकबर के नारे के साथ साथ फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की। आपको सुनाते हैं कि किस तरह से भड़काऊ नारेबाजी की गई। तो जामिया के बीडीएस डिपार्टमेंट के एक स्टूडेंट ने बताया कि बवाल और हंगामा करने वाले लोग बाहर ही थे। अब स्टूडेंट्स ने जो वहां पर मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, उन्होंने अपनी आंखों देखी क्या बताया वो आपको सुनाते हैं। जब मैं लौट के जा रहा था यहाँ पे तो काफ़ी क्राउड वगैरह लगा हुआ था, तो मारपीट वगैरह चल रही थी और मेरे को कुछ आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है, पर काफ़ी अगली था वो सीन और मुझे लोग कह रहे थे कि निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तो आई जस्ट पास बाय, बिकॉज मैं बाहर का स्टूडेंट हूँ और मुझे इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होना नहीं है, तो मैं जस्ट निकल गया। पर थोड़ा सा माहौल गड़बड़ रहता है, तो हाँ ऐसा स्टूडेंट फील होता है। तो वहाँ पे क्या दीपोत्सव चल रहा था, रंगोली बना हुआ था? हाँ, कुछ दीपोत्सव का महोत्सव था। तो या हम जा रहे थे तो हम लोगों ने बाहर दूर से ही देखा, लेकिन बहुत क्राउड और बहुत कुछ हो रहा था, तो हम लोग अंदर नहीं गए। नारेबाजी भी हो रही थी वहाँ पे? ऐसा सच मैंने सुना नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन आई डोंट नो। और कितने लोग होंगे वहाँ पे अप्रोक्सीमेट? अराउंड 40 हाँ 30-40 लोग थे वहाँ पे। लेकिन मारपीट हो रही थी या फिर जो मारपीट हो रही थी वो बाहर के ही स्टूडेंट्स मतलब लड़के थे। मुझे ऐसा सच रिमेम्बर नहीं है कि कोई बाहर अपने स्कूल कॉलेज का ही कोई बंदा है, मैंने उनको देखा नहीं है सच, लेकिन बहुत ही अलग थे वो लोग। ये लोग बाहर से आए हुए? हाँ, बाहर से आए हुए मोस्ट प्रॉब्ली, बिकॉज मैंने उनको कभी कॉलेज में नहीं देखा आपने? भारतीय जनता पार्टी ने जामिया में हुए बवाल पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बचना चाहिए। सुनाते हैं। इस प्रकार की मानसिकता से बचना होगा कि जहाँ पर कभी कोई डीजे पे गाना बजाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, व्हाट्सएप का स्टेटस आ जाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई अपनी हिंदू यात्रा निकालता है तो उत्तेजित हो जाते हैं, कोई दिवाली के पर्व के लिए कोई दिए जलाता है तो उत्तेजित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो मानसिकता है, इस मानसिकता से बचना चाहिए और ये मानसिकता बड़ी असहिष्णु मानसिकता है। इस पे जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए, पर ऐसी मानसिकता को दुख की बात है कि कुछ पॉलिटिकल जमात वाले लोग, चाहे बहराइच हो चाहे कुछ और हो, उसको संरक्षण भी देते हैं और उसको जायज़ ठहराते हैं। इस प्रकार की मानसिकता और ऐसे संरक्षण देने की बात जो होती है, इससे बचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला एक बहुत अहम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसके पीछे कुछ लोग हैं जो जानबूझकर इस तरह की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि ऐसे कौन लोग हैं जिन्हें दिवाली रास नहीं आती, जिन्हें दुर्गा पूजा रास नहीं आती, जिन्हें गणेश पूजा रास नहीं आती? कौन है जो समाज का दुश्मन है और सौहार्द का दुश्मन है?
सवाल कई सारे हैं और उन सवालों को आपको बताते हैं। जामिया में दिवाली उत्सव का दुश्मन कौन? सबसे बड़ा सवाल ये। क्या जामिया में भड़काऊ नारेबाजी करने वाले बाहरी थे, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स दावा कर रहे हैं? और बाहरी थे तो वो कौन थे? उनको क्या लेना देना था इस पूरे उत्सव से? दिवाली उत्सव मनाना क्या गुनाह है? क्या सबसे बड़ा सवाल यही है। जामिया में दिवाली समारोह में बवाली आए कहां से? और यूनिवर्सिटी में नफरती मानसिकता वाले लोग कौन है? ये कहां से पनप रही है? फिर सवाल ये भी कि जय फिलिस्तीन के नारे की क्या जरूरत है देश में? कुछ लोग जय फिलिस्तीन का जो नारा लगा रहे हैं, दिवाली कार्यक्रम हिंदू धर्म का कार्यक्रम, देश के अंदर हो रहा कार्यक्रम, नारे लग रहे हैं जय फिलिस्तीन, तो इस पर सवाल पूछेंगे। कई सारे मेहमान जुड़ गए हमारे साथ। प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ गए बतौर राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ आचार्य विक्रमादित्य जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं। हमारे साथ असगर खान जुड़ गए जो कि वकील हैं। हमारे साथ हाजी नजीम खान जुड़ गए जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं शुरुआत असगर जी आप ही से करता हूं। कार्यक्रम का नाम था ज्योतिर्गमय 2024। इसका मतलब होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। असगर खान साहब, क्या लगता है आपको, ये कौन है जो अंधेरे में ही रहना चाहता है? किसको ये प्रकाश पर्व दीपावली पसंद नहीं आ रहा है? कौन ये दिवाली उत्सव में भंग डालना चाहता है? देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अहम सवाल है और जो वाकया है वो अफसोसनाक है, लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है। इसी बात को हमें देखना होगा कि बल्कि इसको नहीं कि वो लोग कौन लोग थे जो वहां ये सब हरकतें कर रहे थे जी, बल्कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इनको प्लांट किया था। जो लोग चाहते हैं कि हमेशा फसाद होते रहें, जो लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत पैदा होती रहे, जो चाहते हैं मुल्क बढ़ता रहे, बर्बाद होता रहे, तरक्की ना करे, भूखमरी बढ़े, सारी चीजें महंगाई बढ़े, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड हैं। और कौन थे जो बाहर से आए? एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा था अगर बाहर के लोग आए तो? और कैसे आने दिया उनको यूनिवर्सिटी कैंपस में? आ भी गए तो वापस कैसे गए फिर वहां से वो? ये बहुत सारे सवाल हैं। और कौन लोग हैं जिन्होंने उनको प्लांट किया है? अच्छा, अगर वो मुझे एक चीज उनको बताइए। देखना बहुत जरूरी है। आपने बहुत हर अच्छा जगह बोला असगर वो जी। कौन लोग हैं जो मैं प्लांट एक करते चीज हैं? आपसे नहीं, पूछ एक रहा मिनट हूं। मेरी बात, नहीं असगर जी, मैं आप ही को मौका दूंगा। बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे लगता है कि उसके साथ साथ आप जवाब दे दीजिए। मेरा सवाल बहुत सीधा सा ही है। आप कह रहे हैं कि महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए, देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, तो क्या ये जो लोग थे जो देश के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वहां पर पहुंचे थे, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ, क्या ये अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाले लोग थे? क्या अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर महंगाई का ध्यान भटकाया जा रहा है क्या? देखिए, अभी मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। अभी कल बहराइच में जो हुआ 2 दिन पहले फसाद, कल के मैं अखबार में पढ़ रहा था कि साहब वो उसमें बीजेपी को मुलविस बताया जा रहा है, कि बीजेपी उस मुलविस है। हिंदुस्तान के बड़े लीडर ये अपने बयान दे रहे हैं। तो ये सिर्फ है तो यही जो बात है कि कहीं ना कहीं कोई है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें उनको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर वो पॉलिटिकल लोग हैं और पॉलिटिकल पार्टीज आपको ये लग रहा है कि अल्लाहू अकबर के नारे के साथ और जय फिलिस्तीन के साथ लोगों को प्लांट किया जा रहा है? असगर खान साहब, मतलब ये वो लोग नहीं है, विशेष धर्म के लोग नहीं है, या मैं खुलकर कहूं तो मुस्लिम समाज के लोग नहीं है, ये प्लांटेड लोग हैं? नहीं, अरे हो सकता है मुस्लिम समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग अभी यहीं पे आपके साथ बैठे होंगे, बहुत सारे लोग कुछ की कुछ बातें करेंगे। अच्छा। अभी आप बात इसको डिबेट को आगे बढ़ने दीजिए। तो वो मुस्लिम समाज के लोग भी उसमें हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं जो शरपसंद सब जगह मौजूद हैं। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखिए, उनको आइडेंटिटी, हम सबको, आप और मैं, हम सब जिम्मेदार हैं, मैं भी जिम्मेदार हूं उसके लिए, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो कौन लोग हैं। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो उस पार्टी को बिल्कुल बाइकाट किया जाए। और अगर कोई ऑफिसर्स हैं, असगर जी बहुत अच्छा ओपनिंग रिमार्क है आपका, कमेंडेबल है, वहां से निकाला जाए। ठीक है, मुझे लगता है आपकी जो बातें हैं वो इस तरफ जरूर, बिल्कुल मुखालिफत इस तरफ जरूर इशारा करती हैं कि भाई शांति और सौहार्द होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात अंबर जैदी जी, हो सकता है मेरी डिबेट में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हों जो प्लांटेड हो। आप समझ रहे ना इशारा? मैं असगर खान साहब का इशारा, क्योंकि वो जहां मेरी शक्ल देखते हो पहले ही डर जाते हैं। वो पूरा देश देख रहा है, दुनिया देख रही है कि आपका इशारा किधर था और आप कितने डरे हुए हैं, इतने बड़े ईमान वाले हैं कि आप दंगाइयों को, फसादियों के लिए आपका एक शब्द नहीं निकला। और जो महिला चुपचाप बैठी हुई आपकी बकवास सुन रही है, उसको आपने पहले ही प्लांटेड और पता नहीं क्या क्या शरपसंद बोल दिया। तो ये तो आपका ईमान है और ये आपकी वकालत है। नहीं, तो इतने बड़े होते, ईमानदारी आप और वकालत की डिग्री लेकर घूमते हैं। आप झूठे लेकर बैठे हुए डिबेट पर यहाँ पर
इससे तुम्हारे अहम खानदान मुद्दे का पर पता डिबेट चलता कर रहे है। हैं। अगर आप इससे तुम्हारे समाज में हो खानदान रहे का पता चलता है कि किस खानदान से आई हो। ही आप तुम्हारी जो जबान है उससे तुम्हारा नहीं, खानदान आप का मेरे पता चलता है। खानदान पर मत जाइए मेरा असगर जी। खानदान, मेरे मैं एक खानदान बात को आप कहूं, जाके- अनुराग जी, आप जाके जी, देखिए, अनुराग जी, या तो देखिए आपकी हमारी जो बात भी औकात होने नहीं दें। कि आप मेरे खानदान ये- से कुछ- असगर जी, मैंने ये- ओपनिंग ये- रिमार्क ये- आपका इस लिया बात और के लिए मैंने उसकी माफी तारीफ पहले ही की। दिखा देंगे असगर आप जी, किस वो खानदान अब से। मौका अंबर जैदी का, वो सिर्फ जवाब दे रही में है। बैठकर बकवास कैसे कह आप सकती है ये लड़की? पहले ही बदतमीजी करना ये शुरू 2 कर दी। दिन की मैंने तो बच्ची है, बदतमीजी की, मैं ये तो बकवास चुपचाप बैठी कहेगी थी, आपकी हमारी बकवास बात सुन को। रही थी। आपको लगता है अरे कि आप नहीं, आपकी बात बकवास नहीं है, असगर खान साहब, आपकी बात बकवास नहीं, सुन लीजिए, प्लीज। सॉरी, मैं आपने आपकी कहा, आप कैसे कह रही हैं कि बकवास कर रहे हैं? बैठी हूँ यहाँ पे। किसने वर्ड मैं आपकी इस्तेमाल किया बात कहने बकवास? के लिए आई हुई हूँ। अगर मैंने आप किया आपके लिए? टारगेट मैंने करेंगे आपके लिए किया बकवास unnecessarily, वर्ड तो मैं इस्तेमाल? आपको नहीं छोड़ूंगी भाई साहब। आप इतना समझ लीजिए, आपको सहने के लिए नहीं मैं बैठी हुई हूँ। अगर आप यहाँ पे आए अपनी बात अरे रखिए बहन साहब, आप छोड़े या पकड़े, आप यहाँ पर बैठ के बदतमीजी आप करने छोड़िए, का आपको पकड़े, अधिकार लाइसेंस कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी कोई हैसियत है। आप आपकी बकवास से भी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं आप पड़ता। बदतमीजी मत करिए। आप बकवास किसे बदतमीज कहते आप हैं? हैं, देश देख रहा है, बकवास दुनिया किसे देख रही है, कहते हैं? पूरा ये किस खानदान पूरे की यहाँ हो पे तुम? बैठ के पैनल देख रहा किस है खानदान कि की हो? बदतमीज कौन है, किस खानदान कौन की हो तुम? बदतमीज है, हैं, जो बकवास दंगाइयों बोलती के हो? लिए एक शब्द नहीं बोलता, जो चुपचाप बैठे हुए बदतमीज शराफत इंसान, से आपकी तुम बोल रही हो बकवास सुनते बकवास? हैं, ऐसे आप बोलती हो? बदतमीज बोलते ऐसे हो। खामोश हो जाओ। आप खामोश हो जाइए। आपने मुझे कैसे बोला, आपने मुझे कैसे बोला तुम्हारी प्लांटेड डिक्शनरी में पर बकवास है? बदतमीज दंगाई, आपने कैसे बकवास है बोला? डिक्शनरी में तुम्हारी? नहीं, आपने जो बोला उसके लिए पहले आप साबित मैं- कीजिए ना। मैंने नहीं आपने बोला किस है, बिना पे मुझे तुम्हारे बोला? एंकर ने बोला होगा। मैंने खामोश हो जाओ बिल्कुल। मैं आपको कोर्ट बकवास में मत घसीट करो, मैं सकती हूँ। तुम्हें कह रहा हूँ। लॉयर, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बकवास मत बैठकर करो। यहाँ पर आप एलिगेशंस लगा रहे हैं ठीक है, unnecessarily। अच्छा ठीक है, लेट्स नॉट मेक इट पर्सनल। आप ठीक है, अंबर जी, अंबर जी, अंबर जी, अंबर जी शांत हो जाइए। अंबर जी, एक मिनट, असगर खान साहब, असगर खान साहब, असगर खान साहब, इस्तेमाल करोगी ओके ओके, असगर खान साहब, एक मिनट, आप दोनों की आवाज मुझे बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी मजबूरन। सुनिए ना, मेरी बात शांति सुनिए। अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जी, हम लोग आज के मुद्दे पर ही रहते हैं। हो गया 1-on-1 हो गया आप दोनों का, ठीक है। देख लिया सर, जनता ने अच्छा खासा वक्त दिया, मैंने आपको। एक मिनट आवाज कम कर दीजिए। अंबर जैदी जी, अंबर जैदी जी, माफी के साथ आपकी आवाज अब नहीं जा रही है, अब आपकी ऑन एयर आवाज नहीं जा रही है। मेरी बात सुनिए, असगर खान साहब, इसको पर्सनल नहीं करते हैं। आपका पॉइंट ये था कि कुछ लोग प्लांटेड हो सकते हैं। मेरा सवाल ये था कि क्या अल्लाह अकबर के साथ कुछ लोग प्लांटेड है या पॉइंटेड है उस जगह के लिए, और मैं उसी का जवाब अंबर जैदी से ले रहा हूं। अब एक एक करके जवाब सुन लीजिएगा। अंबर जैदी जी, आपको लगता है कि इतना बड़ा मॉब जो वहां पर दिवाली सेलिब्रेशन में भंग डालने पहुंचा, ये प्लांटेड हो सकता है? असगर जी, मैं बाद में फिर आऊंगा आपके पास। अंबर जैदी, बिल्कुल हो सकता है। जिस तरह से हमारे देश में हिंसा भड़क रही है और जिस तरह से जरा सी बात पर ये प्लांट कौन कर रहा है? इस तरह के लोग जो बिल्कुल सह नहीं सकते दूसरे का ओपिनियन, और जो दूसरे आपसे मुख्तलिफ मानसिकता रखते हैं, जो देश की बात करते हैं, उनको आप कहते हैं प्लांटेड है, वो दंगा भड़काते हैं। तो इनको जामिया मिल्लिया इस्लामिया में अगर ज्योतिर्गमय दीप महोत्सव होता है तो ये बर्दाश्त किसको होगा? जहां पर इनकी मोनोपोली चलती आई है, इनको कैसे बर्दाश्त हो? इनको सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड चाहिए। यहाँ पर भारतीयता और भारतीय संस्कृति इनको मनाई जाती हुई दिखाई नहीं देती। जामिया में तो जहाँ से अगर कोई दूसरी मानसिकता कोई नेता या कोई प्रवक्ता भी जाता है तो उसको वहां से मार्का निकाल देते हैं। तो इस तरह की तो मानसिकता इनकी है, और वही मानसिकता डिबेट में भी नजर आ रही है। मैं चुपचाप बैठी हुई बात सुन रही हूँ। अपनी बात में उन्होंने पहले ही मुझ पे इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगा दिए कि मैं प्लांटेड हूँ, मैं दंगे करवाती हूँ। तो भाई साहब, आप पहले साबित कर दीजिए मैंने कौन कौन से दंगे भड़कवाए हैं, वरना दंगों का इतिहास किसका है ये भी देश जानता है। तो इस तरह की मानसिकता के लोग कहाँ होते हैं, ये तो सब जगह फैले हुए हैं। इस मानसिकता को कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी। लेकिन अंबर जैदी जी, इसको बड़े पर्सपेक्टिव पर समझना होगा ना। अंबर जैदी जी, दुर्गा पूजा होगा तो यही होगा, अगर गणेश विसर्जन होगा तो यही होगा, डीजे पर गाने बजेंगे और अगर मुस्लिम बस्ती से निकल गया तो यही होगा। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी या एक कार्यशैली दिखती है। क्या इन कार्यशैली के बीच में जो बात बचाव के लिए ढूंढी जा रही कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये फिट बैठती है? भाई, सभी कार्यक्रम जो हिंदुओं से जुड़े हुए हैं, हिंदुओं से त्योहारों से जुड़े हुए हैं, सब पे तो एक ही चीज हो रही है। बिल्कुल, और ये पिछले कई सालों से नजर आ रही है। जहां कहीं भी आप चाहे राजस्थान में चले जाएं, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, वेस्ट बंगाल में चले जाएं, जगह जगह पर जहां पर भी इस तरह के धार्मिक त्योहार या इस तरह की रथ यात्रा या इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, वहां पर लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। और इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी एक ऑर्गेनाइज्ड कुछ ना कुछ ऐसा है जिनको इस तरह से मोबिलाइज किया जाता है। ठीक है, मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हाजी नजीम साहब, फिर मैं उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य के पास जाऊंगा। तो ये मोबिलाइज करके जानबूझकर कोई टारगेट दिया हुआ है क्या किसी लोगों को? अच्छा, एक चीज और मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं नजीम साहब, फिर उसके बाद आप बोलिएगा। वो छोटी सी चीज ये कि आज के समय में छोटी से छोटी चीज हो जाए तो नारे कौन से लगते हैं? जय फिलिस्तीन के।
कुछ समय पहले तक जुलूस निकलते थे तो नारे लगने लग जाते थे पाकिस्तान के। तो ये मुझे बताइए कि क्या ये सब कुछ प्लांटेड है, जैसा कि दावा कर रही हैं अंबर जैदी जी, ये कि किसी मोडस ऑपरेंडी के तहत या किसी एक इंस्ट्रक्शन के तहत सब कुछ किया जा रहा है? हाँ अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से अभी आपने कहा कि जय फिलिस्तीन के नारे लगते हैं और क्या आपने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के भी नारे लगते हैं। देखिए भारत का मुसलमान अमन पसंद लोग है। अब वो ये नहीं चाहता कि हमारे इस मुल्क के अंदर कहीं दूसरे देश के नारे लगे। देखिए हम लोग तो चाहते हैं कि भारत जिंदाबाद, हमेशा भारत जिंदाबाद के ही नारे लगाएंगे। लेकिन अनुराग भाई मैं ये कहता हूं कि ये जांच का विषय है कि आखिर कुछ असामाजिक तत्व मुसलमानों की भीड़ में आकर मुसलमानों का नाम बदनाम करने के लिए इस तरीके का माहौल बनाते हैं। और सीधी सी बात यह है कि जिस तरीके से अभी कहा कि अगर शोभा यात्रा निकलती है, ये दुर्गा पूजा निकलती है, तो वहां पर इस तरीके का माहौल बनता है। तो मैं सबसे पहले नजीम साहब मुझे एक चीज बताइए, आप बड़े जानकार व्यक्ति हैं, तो मुझे ये बताइए कि ये जो हमला कर रहे हैं शोभा यात्रा पर, ये जो गणेश विसर्जन पर या दुर्गा प्रतिमा विसर्जन पर जो हमला कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है या ये मुस्लिम है और प्लांटेड है? ये बताइए मुझे, क्लियर कीजिए इसको। हाँ अनुराग भाई, देखिए मैं वही उसी बात पर आ जाता हूं। देखिए मैंने कहा कि वहां पर कुछ असामाजिक तत्व जो एक मुखौटा पहन के आते हैं और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इस तरीके का माहौल पैदा करते हैं, तो ये जांच का विषय है। और तो एक अनुराग भाई एक बार जिस तरीके से ये शोभा यात्राएं निकलती हैं मस्जिद के आगे, जिस तरीके से डीजे बजाकर मस्जिद के आगे जिस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा मुहर्रम निकलते, मुहर्रम में भी कभी भी मंदिर के आगे जाकर किसी तरीके का झंडा नहीं लहराते, वहां पर अपशब्दिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, वहां पर तलवारें नहीं लहराते, क्योंकि हम लोग संवैधानिक लोग हैं, संविधान को मानने वाले। हाजी नजीम साहब सुनिए, आपने स्विच कैसे किया पता, ये पूरी जनता देख रही है। आपसे सवाल पूछा गया था दंगा करने वाले और त्योहारों को बिगाड़ने वालों पर, आप चले गए कि हम ये करते हैं, देखिए साहब उस समय ऐसा होता है। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, किसी भी धर्म के त्योहारों को बार बार एक ही तरीके से टारगेट किया जा रहा है, और आप जिस तरह से कह रहे हैं कि ये प्लांटेड हो सकते हैं, ये हो सकते हैं कि जानबूझकर सिर्फ मुस्लिमों को बदनाम कर रहे हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं या ये समझना चाह रहा हूं कि ये जो प्लांटेड लोग हैं जो अल्लाह अकबर के और जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं, ये मुस्लिम है या नहीं? आप क्या इससे पल्ला झाड़ते हैं कि ये मुस्लिम है ही नहीं? हाँ अनुराग भाई, देखिए जिस तरीके से अभी ये कहा गया कि अल्लाह अकबर के नारे लगाना और जय फिलिस्तीन की बात कहना, तो मैं कह रहा हूं ये जांच का विषय है। सरकार को जांच करानी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आखिर मुसलमानों को बदनाम कौन कर रहा है। देखिए मैं अनुराग भाई, मैं बार बार इसी बात को कह रहा हूं कि मुसलमानों का इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत का मुसलमान अपने हिंदू भाइयों को साथ लेकर चलता है। चाहे दिवाली का त्योहार हो, चाहे होली का हो, चाहे ईद का हो, ये बकरीद को सब एक साथ मिलकर मनाते हैं। मैं आपको बताऊं, इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश के कई नेता थे, अभी हाल फिलहाल में जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, उससे पहले वो जय फिलिस्तीन के नारे वो खुद लगाया करते थे, और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो जय फिलिस्तीन के नारे लगा दिए थे संसद के अंदर। तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? क्या वो भी प्लांटेड है? हाँ, सुन लीजिए अनुराग भाई, अभी ओवैसी साहब ने जय फिलिस्तीन के नारे लगाए तो उस पर आपत्ति हुई। मैं ये कहता हूं, सुन लीजिए, मैं ये कहता हूं कि इसी मुल्क के स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा फिलिस्तीन का समर्थन करते थे और कहते थे कि इजराइल ने जबरदस्ती फिलिस्तीन की जमीन कब्जा लिया। जब हमारे मुल्क के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब इस बात को रखा, तो देखिए हम तो उसी सिद्धांतों पर चलने वाले। और जय फिलिस्तीन के जब नारे अगर लगते हैं संसद के अंदर, तो इसी संसद के अंदर एक सांसद को उल्टी सीधे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है इस संसद से बाहर निकलो, तुम देख लो इस तरह की गलत मत कीजिए। सुनिए सर, संसद के अंदर हुआ ऐसा है, आप जब दिवाली के फेस्टिवल के खराब होने की बात करते हैं तो आप ये कहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए, और दूसरी तरफ जब अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं कोई लोग, तो आप कहते हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं ना, कार्रवाई दो तरफा बराबरी होनी चाहिए, आप एक तरफा या सिलेक्टिव नहीं हो सकते। लेकिन मैं विक्रमादित्य जी आपके पास आता हूं, तो ये चाहे वो असगर खान साहब हो, चाहे वो हाजी नजीम साहब हो, वो दोनों लोग कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, और वो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम ये बिल्कुल नहीं कह सकता या ये कर नहीं सकता। उसको क्या मतलब दिवाली से? क्यों नहीं कर सकता था? सबसे पहले तो अनुराग जी, दिवाली की शुभकामना आपको। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। असगर साहब, दिवाली की शुभकामना। नदीम साहब, आपको भी पूरे देश को सर, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, बिल्कुल आपके हर त्योहार में शरीक होंगे सर। नहीं, असगर साहब को भी दिवाली की शुभकामना दे रहा हूं। लेकिन आज जो आपने किया असगर साहब बहुत दुखद था। आपने आपने यहाँ पर अंबर को इस प्रकार के शब्द उपयोग किया, सबसे पहले तो ये सीख लें,
ये बहुत गलत था, मैं इसका पूरा विरोध करता हूँ। आप उसको रिवाइंड करके देखिए, आपने उनके खानदान आप रिमाइंड करके देखिए, आप रिमाइंड करके देखिए, जो लफ्ज वो कह रही है मैंने नहीं बोले हैं। जो किया आपने, एंकर साहब कुछ भी बोले होना चाहिए था। लेकिन ना अनुराग साहब जो वास्तविक तौर पर कल वहाँ हुआ है जी रंगोली, ठीक है, असगर जी आ रहे हैं। मैंने नहीं बोला है। ठीक है, विक्रमादित्य जी प्लीज कंटिन्यू। बुर्ज खलीफा में वहां पर दिवाली मनाई जा सकती है, लेकिन इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर, वहां जो एक जामिया मिलिया इस्लामिया है, वहां पर अगर कोई करा दे, दिवाली मना दे, तो कहेंगे भैया ये गलत है, इसका विरोध होगा। असगर जी इसके बाद आप ही के पास। ये वो मानसिकता है राष्ट्रीय तौर पर। और मैं खबर, एक और खबर आ रही है, वहां पर जो लड़कियां वहां उपस्थित थी, हिंदू लड़कियां, उनको कहा गया बुर्का पहन के आना, नहीं तो तुम्हारा रेप कर देंगे। ये मैंने खबर सुनी है। और असगर साहब अगर बैठकर ऐसे लोगों के, ऐसे जाहिलों की सपोर्ट करने के लिए बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों को सरपरस्ती कर रहे हैं, आपके कान बहुत बड़ा है, कुछ भी सुन लेते हैं आचार्य जी। आप कान बहुत बड़े नहीं है, आपका दिमाग छोटा है। आपका दिमाग छोटा है कि जो अपने लोगों ऐसा कोई कह सकता है? कोई कहेगा कोई ऐसी बात? दिमाग बड़ा करने का प्रयास करें, नजरिए को ऐसी बात कह सकता है कोई? अरे कोई कभी नहीं कहता। ये सब बनावटी चीजें छोड़िए आचार्य जी, कभी कोई ऐसा नहीं कहता है। अपनी तहजीब दिखा दी, आपने अपनी तहजीब दिखाई है ना, आपने अपनी तहजीब दिखाई है। आप अपने आप, अरे वो तहजीब, वही हमारी तहजीब है। हमारी तहजीब यही है कि आप सही बात करें। तहजीब ये है कि सही बात करें, गलत ना कहें, ना गलत सुने, दिखाई दे रहा है, गलत सुने। मुझे तो लगता है कि आपको माफी मांगनी चाहिए। अरे ना गलत कहें, ना गलत सुने आचार्य जी, तहजीब और यही होनी चाहिए। माफी आप गलत बयानी से काम ले तो माफी मांगा करो, बात तो मांग लिया करो माफी। गलत बयान देने के बाद फिर माफी मांग लिया करो। माफी मांगे, कौन कहेगा ये? अपने जो अरे यूनिवर्सिटी में हमारे यहाँ आप वहाँ जाके देखिए, ठीक है विक्रमादित्य जी, विक्रमादित्य जी सुनिए ना, मैं कह रहा हूँ कि अंबर जैदी बहुत मुखर प्रवक्ता है, मैं तो कई बार उनके साथ बैठा हूँ, वो जवाब देना बहुत अच्छे से जानती है, इसलिए मैंने इंटरव्यू नहीं किया कि जब दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे और अपने फैक्ट्स पर बात रख रहे थे, और वो बात छूट गई, छोड़ दीजिए उसको विक्रमादित्य जी। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से चाहे असगर खान साहब हो, चाहे हाजी नजीम साहब हो, वो दोनों तो पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों को मतलब क्या है, ये तो एजेंडाधारी कुछ लोग हैं जो मुस्लिमों को बदनाम करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल बहुत छोटा सा है कि वो मुस्लिम है या नहीं है, ये इस पर जवाब कोई नहीं। अनुराग भाई पहले इनसे पूछे जी, बुरखे वाली का जो रेप करने वाली बात है किसने कही है? ठीक है, वो बात ठीक है विक्रमादित्य जी प्लीज ओवर टू यू। दिवाली कोई कहे, छोटे छोटे बच्चों का वीडियो चल रहा है कि मौलाना साहब वहां पढ़ा रहे हैं कि बोलोगे अल्लाह खुश होगा दिवाली मनाने से, नहीं होगा होली मनाने से, अल्लाह खुश होगा। ये मानसिकता जब तक रहेगी, बच्चों के ऊपर तय लगाकर जिस प्रकार की वक्तव्य दिए जाएंगे, हर कहा जा रहा है, और जब तक इसको बदलेंगे नहीं तब तक स्थिति बनी रहेगी इस देश के अंदर। मुझे पता है भाईचारा, ईद में तो भाईचारा चाहिए, लेकिन होली दिवाली पर भाई को चारा बना के काट दो, ये स्थिति जो मतलब हिंदू त्योहार टारगेट है। अरे पूरी तरह से हिंदू टारगेट है साहब। मैं कह रहा हूँ हिंदू के अलावा, इस्लाम के अलावा, मुसलमान के अलावा कोई सब टारगेट है। आचार्य जी ये देश तो सुरक्षित हाथों में, फिर हिंदू भाई कैसे है सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? आप झूठ मत बोले सर, झूठ बोलना चाहते हैं। आपने क्या कहा? पहन के नहीं आप लोग टीवी चैनल पर बैठ कर बात करते हैं और झूठ बोलते हैं। मैं कहता हूँ कि इस तरीके का कोई भी बयान नहीं हो सकता। हमारा सुन लीजिए, हमारा संविधान महिलाओं को बराबर का सम्मान देने की बात करता है, और आप इस तरह की बात करते हैं, झूठ बोलते हैं सरासर। बंद कर दीजिए आचार्य जी झूठ बोलना। हम तो ये कहते हैं कि नजीम साहब, अगर नजीम साहब सुनिए ना, अरे एक मिनट आचार्य विक्रमादित्य जी, एक मिनट, ठीक है। अच्छा, तो महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलता है, ठीक है, तो हलाला करने का अधिकार सिर्फ मर्द के पास क्यों है मुस्लिम धर्म में? हाँ अनुराग भाई देखिए, आपने अभी हलाला की बात करी, तो देखिए जिस बात पर आप अपने आप को सही साबित नहीं कर पाएंगे ना नजीम खान, उस पर प्लीज मत भिड़िए। हाँ अंबर ज़ैदी जी, मैं ये कह रहा हूँ, सवाल नहीं असगर जी बस एक छोटी सी बात, अंबर ज़ैदी का एक रिएक्शन, फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। असगर जी मैं छोड़ देते ना, आज मुद्दा क्या है देश में सांप्रदायिक सौहार्द का। तो अंबर ज़ैदी जी, जब दोनों हमारे साथ मुस्लिम पैनलिस्ट जो कि बहुत समझदार है, मैंने इनके साथ कई चर्चाएं की हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये प्लांटेड और बाहर से आते हैं, तो सवाल का जवाब नहीं दे पाते कि ये मुस्लिम है या नहीं ये करने वाले, और अगर है मुस्लिम तो मुस्लिमों को कौन प्लांट कर रहा है, इनका आका कौन है, ये समझना जरूरी है। एब्सोल्युटली, यही तो सवाल है कि आखिर अचानक से पिछले कुछ सालों में
ये जो बढ़ोतरी हुई है इस तरह के मामलों में, इसमें गहन जांच होनी चाहिए, और जो हमारे समाज के भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए, रादर देन कि आप ये बोलें कि यहाँ पर कोई भेज रहा है और ये तो जानबूझ के मुसलमानों को, अगर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए इसके पीछे के जो भी रीजन है और जो इतिहास है, हमें उसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पहली बार तो हो नहीं रहा है, बहुत सालों से हो रहा है, और बहुत सारे दूसरे धर्मों के जुलूसों पर भी होता आया है। तो ये जो मानसिकता है ना पत्थरबाजी की धार्मिक जुलूसों पर, ये बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है, इसके पीछे की एक मानसिकता है। लेकिन मतलब कोई ऊपर बैठा हुआ है जो ऑपरेट कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें खासतौर से जो भारत के मुसलमान है, वो कोएग्जिस्टेंस का उनको कॉन्सेप्ट आता नहीं है। दूसरे की ना ओपिनियन बर्दाश्त है, ना दूसरे का राजनीतिक जो मतभेद होते हैं वो बर्दाश्त है। उसके आधार पर दुश्मन समझने लगते हैं, जैसे कि आपने डिबेट में भी एग्जाम्पल देखा, ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो या फिर आपकी फेथ दूसरी हो, तो आप जब बर्दाश्त ही नहीं कर पाते दूसरे के धार्मिक विश्वास को या फिर राजनीतिक जो उनकी जो भी विचारधारा है, तो ऐसे में जो लोग कोएग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं कर सकते, तो वो तो आउट ऑफ हेट्रेड कुछ भी कर सकते हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं, बढ़ रही हैं। तो ऐसे में अगर आप मतलब असगर खान साहब, अगर अंबर जैदी की थ्योरी को समझे तो वो कह रही हैं कि आपका दूसरे धर्म को लेकर एक्सेप्टेंस का, मैं इसको और थोड़ा क्लियरिफाई कर देता हूं, क्योंकि आप लोगों के धर्म में यह है कि अल्लाह सिर्फ एक है और उन्हीं को मानने वाला जो है वो व्यक्ति वो सिर्फ एग्जिस्ट करता है, बाकी लोग जो है वो काफिर हैं। तो अंबर जैदी कह रही है कि जब आप लोग दूसरे लोगों के धर्म को पचा ही नहीं पाएंगे, तो इस तरह के ओकेजन पर इस तरह की चीजें होंगी जो जामिया में हुआ। असगर जी। अनुराग जी, मैं बस एक मिनट, एक लम्हा ले रहा हूं। प्लीज आप ही अनुराग भाई, पहली बात तो ये कि जो कभी नहीं हुआ वो आज क्यों हो रहा है, ये एक तो विषय है इन्वेस्टिगेशन का, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब जो सवाल मेरी छोटी बहन का अंबर जी का, जैदी जी का है कि सुन लिए बात को, कि मैं इस्लाम की बात करता हूं, जिनको आपने कहा कि क्या वो मुसलमान नहीं थे या मुसलमान थे, उसका भी जवाब है ये आपका जी, प्लीज। या तो वो मुसलमान नहीं थे, और अगर वो मुसलमान होंगे तो 100% प्लांटेड होंगे और बिके हुए लोग होंगे, चूंकि असली मुसलमान ना इस्लाम इसकी इजाजत देता, ना मुसलमान कभी ऐसा करेगा। क्यों नहीं करेगा उसकी वजह कर कौन रहा है, सवाल ये। कुरान मना, सुन लीजिए, आप देखिए, सुन लीजिए ना, अरे सुन तो लीजिए, आप करवा रहे हैं, चलिए ये समझ लीजिए आप करवा रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे कि कुरान हमारा ईमान है, कुरान हमारा यकीन है, और कुरान में लिखा है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, और हम किसी के दीन की तौहीन नहीं कर सकते, किसी के मजहब की तौहीन नहीं कर सकते। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा मजहब है, ये हमारा कुरान है, इसलिए कभी कोई मुसलमान किसी के भी मजहब की तौहीन नहीं करेगा। अगर करता है तो या तो वो मुसलमान नहीं है, और अगर है तो वो 100% प्लांटेड है। मतलब असगर खान साहब जो कि पढ़े लिखे वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो लोग हमला कर रहे हैं, जो लोग रंगोली खराब कर रहे हैं, जो लोग दुर्गा पूजा पर पथराव कर रहे हैं या गणेश पूजा पर पथराव कर रहे हैं, वो अपने दीन को छोड़ चुके हैं, वो मुस्लिम नहीं, वो मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम नहीं। असगर खान साहब, अरे वो कौन लोग थे? अरे अभी आपने अभी सुन लिए, अभी आपने दिया मंदिर के बाहर गोश्त फेंक के भागे, जब उनको चेस करके पकड़ा तो वो लोग नॉन मुस्लिम थे, हिंदू थे। नहीं तो उपद्रवी तो है जो यहाँ पे नागलोई में पत्थर मार के भागे थे, जो पत्थर मार के भागे थे। देश में सौहार्द को खराब करने वाले तो लोग किसी पर्टिकुलर धर्म या जाति के नहीं है सर, अपने तो कई लोग हैं अपने ही प्रोसेशन पे। अरे भाई, तो मैं यही तो कह रहा हूं ना, आप उनको आइडेंटिफाई करिए, और कौन है, और पॉलिटिकल लोग उनके पीछे, उनके सर पे हाथ किसका है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, बिल्कुल उनका बाइकाट कीजिए, उनको इस मुल्क से निकालिए, खत्म कीजिए सर। लेकिन असगर खान साहब, आप ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी पे क्यों डालना चाहते हैं? कई मुस्लिम धर्म के धर्मगुरु भी उठकर इस तरह की चीजें बोलते हैं जिससे भड़काऊ चीजें होती हैं, आप इसको पर्टिकुलर पार्टी पे क्यों डालना चाहते हैं? उनको बाइकाट कीजिए, बाइकाट कीजिए। अगर वो अगर ऐसी बात करते हैं, उनका बाइकाट कीजिए। इसके बाद हम मुल्क के लिए जो खिलाफ करता है, मुल्क के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, उसका जो मुल्क के खिलाफ हो, जो मजहब के खिलाफ हो, तो मतलब जय फिलिस्तीन का नारा जो है वो मुल्क के खिलाफ है, जो यहाँ के कानून के खिलाफ हो। नहीं, बिल्कुल ना मुल्क के खिलाफ है ना कानून के खिलाफ है। बताइए आप बार बार ही सवाल कर रहे हैं, बताइए मुझे आप कौन सा कानून मना करता है? हमारे मैं कह रहा हूं कानून मना नहीं करता, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं, जिसकी खाते हैं, उसकी जय करने की वजह उस मुल्क का साथ दे रहे हैं।
जिस पर धार्मिक कट्टरपंथ जो है वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपना मैस्कट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अंबर जैदी जी प्लीज जल्दी से, फिर उसके बाद में आचार्य विक्रमादित्य के पास जा रहा हूँ, फिर नाजिम जी के पास। फलस्तीन का नारा लगाने से एतराज नहीं, क्योंकि भारत की अगर पॉलिसी देखें तो भारत फलस्तीन को एक्नॉलेज करता है और उनके साथ हो रहे जुल्म पे भी बात करता है, लेकिन सवाल और तकलीफ जब होती है जब आप जय भारत माता की तो जय लगाने में आपका ईमान खतरे में आ जाता है, लेकिन जब आप जय फलस्तीन बोलते हैं, भाई साहब मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, तो तमीज नहीं आप भारत माता की कह रहे तो हम कह रहे भारत एक राष्ट्र है, तो देखिए हम भारत जिंदाबाद के नारे एक बार नहीं 1 लाख बार लगाएंगे जब तक जिंदा है, इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे। अगर जब इस तरह की मानसिकता को लेकर असगर खान साहब ने कहा कि आप सबके साथ खिलाफ कार्रवाई कीजिए, जब भारतीय सरकार मदरसों में सिखाए जा रहा अलगाववाद, उग्रवाद, आतंकवाद और इस तरह की चीजों पर बात करती है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा के ऊपर सवाल करती है, तो आपको बड़ा पेट में दर्द हो जाता है कि हमारा अधिकार छीना जाना, हमारे मदरसों पे अटैक हो रहा है, हमारी मस्जिदें और हमारी दरगाहों पे अटैक हो रहा है। आपको समाज में सुधार करने ही नहीं देते, हर चीज पे आपको सरकार की नियत पे शक हो जाता है, आपको खुद कुछ करना नहीं है, सरकार को बेचारा बन के बैठे रहना है। देश का भला होने वाला नहीं भाई साहब, समाज का भला होने वाला है। मुसलमान यहाँ पर बन के बैठे हुए अपने इसी रूम से बाहर निकल के समाज में थोड़ी सी अवेयरनेस फैलाइए, लोगों को बताइए। अंबर जी आप मुसलमान नहीं है क्या? अंबर जी आप बता दीजिए आप मुसलमान नहीं है कि किस तरीके की बात आप कर रही हैं? दूसरों को काफिर बोलना, आप उनके मुसलमान होने पर कैसे सवाल? नहीं उन्होंने क्या कहा, आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि ये जो बैठे हुए अपने आप को मुसलमान, तो मैं तो यही तो पूछना चाहता हूँ, क्या ये मुसलमान नहीं है? मैंने इसीलिए इनसे पूछा। चले जाना चाहिए, लेकिन काफिरों की जमीन पे भी नहीं रह सकते, तो आप इज्जत करके चले जाइए। तो लेकिन हाजी नजीम साहब एक मिनट, भारत के संविधान को मानते हैं तो आजादी जैदी साहब, जैदी जी अंबर जैदी जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। नजीम खान साहब, लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने की बात हो रही है और हमारे देश में एक, जैसा कि विक्रमादित्य जी कह रहे हैं कि हिंदू टारगेटेड, हम जो देख पा रहे हैं खबरों के मुताबिक, हम उसमें ये देख पा रहे हैं कि हिंदू धर्म के ही रीति रिवाजों पर हमले किए जा रहे हैं, तो ये वो मौलाना या वो, जैसे असगर खान साहब आज टीवी पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग सामने आकर इस तरह के फतवे क्यों नहीं जारी करते कि अगर मुस्लिम इस तरह की चीजों में शामिल हुआ तो उसको वो सजा दी जाएगी जो दीन के हिसाब से? हाँ अनुराग भाई देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं ये मुल्क संविधान से चलता, फतवों से नहीं चलता। देखिए यहाँ फतवों का कोई मतलब नहीं है, तो फिर वो फतवे क्यों जारी होते हैं? हाँ सुन तो लीजिए, जो इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं नफरत का, ना वो किसी धर्म से होते हैं ना मतलब किसी जात से होते हैं, फतवे नफरत के लिए होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक रोगी होते हैं जिनका सिर्फ एक ही मामला है कि किसी ना किसी तरीके से हिंदू मुसलमान भाइयों को आपस में नाजिम जी एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है प्रियंका गांधी को लेकर। बड़ी खबर है, वायनाड से प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है। प्रियंका के नामांकन में राहुल गांधी मौजूद रहे, नामांकन में पति और बेटा भी मौजूद हैं, सोनिया गांधी भी नामांकन के दौरान मौजूद हैं। बहुत बड़ी खबर वायनाड से, क्योंकि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी सियासत में संगठन के स्तर पर तो काम कर चुकी हैं, महासचिव जैसी जिम्मेदारी वो निभा चुकी हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए वो पहली बार नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। और ये देखिए शक्ति प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का एक मैसेज देने की कोशिश है कि सभी साथ हैं। ये देखिए आप, राहुल गांधी बगल में बैठे हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पीछे सोनिया गांधी बैठी हैं, और खबर यह भी है कि रॉबर्ट वाड्रा भी वहां पर मौजूद हैं। देखें तो केसी वेणुगोपाल भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। ये प्रियंका गांधी जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रही है उस वक्त की तस्वीर, और इससे ठीक पहले उन्होंने एक रोड शो किया था, एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की थी जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। और आखिरकार प्रियंका गांधी वायनाड के रण में जब हैं तो यहाँ पर सबसे पहला वो काम करते हुए जिससे वो अधिकृत हैं कि अब वो यहाँ से कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, और अब रैलियों का दौर शुरू होगा, प्रचार प्रियंका गांधी का शुरू होगा। लेकिन अभी वो जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें। बड़ी बात यह है कि गांधी परिवार से वरुण गांधी, जवाहरलाल नेहरू मिला जुला कर देखें तो ये 10वीं गांधी परिवार की नेता हैं जो चुनाव लड़ रही हैं। और वायनाड में चूंकि राहुल गांधी रायबरेली से भी इस बार चुनाव लड़े थे और वहां से उन्होंने उस सीट को नहीं छोड़ा, वायनाड की सीट को छोड़ दिया, तो यहां से गांधी परिवार का ही सदस्य जो है वो नॉमिनेशन फाइल कर रहा है कांग्रेस की ओर से। और ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पहले शक्ति प्रदर्शन देखें आप, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कैसे वेलकम किया, मानो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ये मैसेज दिया हो कि आप यहाँ पर चुनाव लड़िए, हम आपके साथ खड़े हैं, संगठन खड़ा है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं, राहुल गांधी उस रथ पर सवार हैं जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद हैं, कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता उसमें आपको दिख रहे हैं। और जैसे जैसे रथ आगे बढ़ता रहा वैसे वैसे
भीड़ अच्छी खासी बढ़ती रही। दूसरी तस्वीर जिस वक्त नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं प्रियंका गांधी, ये उस वक्त की तस्वीर है। सोनिया गांधी वहां पर मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे तस्वीरों में दिख रहे थे। कुछ देर पहले तक राहुल गांधी कुर्सी में बैठे हुए थे और ये प्रियंका गांधी नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। हालांकि वायनाड की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है कि ये बहुत सुरक्षित लड़ाई है उनके लिए और एक तरीके से विनिंग पास मिल चुका है प्रियंका गांधी को। लेकिन जनता क्या सोचती है, अगर दूसरे कैंडिडेट्स की बात की जाए तो दूसरे नेताओं ने भी यहाँ पर पुरजोर उम्मीदवार उतारने की कोशिश की है। महिला बनाम महिला चुनाव करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन यहाँ पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की सीट छोड़ने के बाद नॉमिनेशन फाइल कर रही हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें। तो आपने ये देश के सियासत की बड़ी तस्वीर देखी। अब आपको ग्लोबली इंपैक्ट डालने वाली तस्वीर दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात की तस्वीरें। 5 साल बाद मोदी जिनपिंग की मुलाकात और इस मुलाकात में क्या होने जा रहा है, हालांकि अभी तक एजेंडा सामने नहीं रखा गया, लेकिन जो पूर्वी लद्दाख का जो पूरा डिस्प्यूट चल रहा था उस पर दोनों देश समझौते के लिए तैयार हैं और उसके बाद ये मुलाकात, तो क्या बातें होंगी एशिया सब कॉन्टिनेंट्स के लिए अगर देखें तो ये मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो तमाम दूसरे देश हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, कनाडा जैसे देश, उन लोगों के लिए ये मुलाकात खलबली बढ़ा देने वाले हैं। हम आपको ब्रिक्स समिट की तस्वीरें दिखा रहे थे, वहां से आगे मुलाकात की तस्वीरें शाम को 4:30 बजे सामने आएंगी, वो भी तस्वीरें दिखाएंगे।